नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण करने वाले अध्याय में से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में अध्ययन किया था कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और सभी साझेदारों के जीवन पर पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो उसका समायोजन लेखा पुस्तकों में से किस प्रकार से किया जाता है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से एक जीवन बीमा पॉलिसी ली गई हो तो उसका समायोजन है या लेखांकन है वो लेखा पुस्तकों में हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, इसका अर्थ क्या होता है कि जब साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों के जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। कि मान लेते हैं कि किसी साझेदारी फर्म में ए बी सी 3 साझेदार है और तीनों पर जब अलग अलग ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी कहती है, जिसका अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। लेकिन सभी साझेदारों के जीवन पर जब फर्म में एक ही पॉलिसी ली जाती है तो उसे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। अब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए कुछ 2 बिंदु मैंने नीचे लिखे हैं, तो उनको देखिए आप। क्या किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर जीवन बीमा पॉलिसी की पूरी राशि फर्म को प्राप्त हो जाती है। पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। देखिए, जब पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी सभी साझेदारों के जीवन पर ली गई होती है तो मृतक साझेदार की तो पॉलिसी राशि हमें प्राप्त होती है, लेकिन जीवित साझेदारों के पॉलिसी का समर्पण मूल्य है उसका समायोजन हम साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से करते हैं। लेकिन जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई होती है तो किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर हमें पॉलिसी राशि प्राप्त हो जाती है और पॉलिसी राशि जब प्राप्त हो जाती है तो वो सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दी जाती है। अब चाहे वो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी हो चाहे पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी हो, सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का लेखांकन हम पुस्तकों में करते हैं तो लेखा करने का आधार है वो 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। यानी प्रीमियम के आधार पर जब हम लेखा करते हैं तो 3 प्रकार से लेखा कर सकते हैं पुस्तकों में। नंबर फर्स्ट, बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानकर लेखा किया जाए। बीमा प्रीमियम को विनियोग या पूंजीगत व्यय मानकर लेखा किया जाए। और नंबर 3, बीमा प्रीमियम को विनियोग मानना और उतनी राशि से संचय का निर्माण करना। देखिए, नंबर पहली स्थिति है बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानकर। आज हम जो पहली स्थिति है उसका अध्ययन आज की क्लास में करेंगे कि जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो किस प्रकार से हम लेखा करते हैं। देखिए, जो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था जिसमें हमने पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी का सवाल भी किए हैं और उसके बारे में अध्ययन भी किया है, तो उसमें जिस प्रकार से हमने लेखा किया उसी प्रकार का लेखा हम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में करेंगे जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। देखिए, प्रीमियम को जब व्यापारिक व्यय माना जाता है तब वो आयगत खर्चा हो जाता है और आयगत खर्चा होने के कारण उस राशि को, प्रीमियम की राशि को हम वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कि जब तक किसी साझेदार की मृत्यु नहीं हो जाती तो प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और प्रीमियम का भुगतान होने के बाद में लेखा वर्ष के अंत में उस प्रीमियम की राशि को हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके लिए जब बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो लेखा पुस्तकों में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होती है चलिए देख लेते हैं। प्रविष्टियाँ सामान्य वही होगी जो हमने पिछली पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी वाले क्लास में देखी थी। देखिए, इसमें नंबर 1 पर मैंने लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। देखिए, जब प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा तो उसके लिए नंबर 1 प्रविष्टि होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर लेखा वर्ष के अंत में इस प्रीमियम की राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे तो प्रविष्टि होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और ये दोनों प्रविष्टियां तब तक होती रहेगी प्रति वर्ष जब तक किसी साझेदार की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है। नंबर 3 कि साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी राशि देय होने पर। देखिए, साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी राशि देय होने पर प्रविष्टि क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है। लेकिन पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी वाले
जो विधि है हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उसमें साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी राशि देय होने पर हमने क्या प्रविष्टि देखी थी, हमने यही देखी थी कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी होती है। और यहाँ पर हमने क्या नाम दे दिया, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ए बी सी उनमें से किसी एक की लाइफ पॉलिसी है, इसलिए हमने लाइफ पॉलिसी नाम लिया। यहाँ पर तीनों साझेदार या जितने भी साझेदार हैं उन सबके जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट किया है। ठीक है। अब पॉलिसी की राशि प्राप्त करेंगे तो प्रविष्टि क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। पॉलिसी की राशि प्राप्त होने के बाद में इस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे तो प्रविष्टि होगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। अब देखिए नीचे नोट लगा के मैंने एक लाइन लिखी है कि साझेदार की मृत्यु पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में कोई शेष है तो उसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर करते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि हमने 1 अप्रैल को प्रीमियम का भुगतान कर दिया और जून में किसी साझेदार की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1 अप्रैल को जो हमने प्रीमियम का भुगतान किया है वो लेखा वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तब तक वो इंश्योरेंस प्रीमियम खाते में ही रहेगा। तो जब साझेदार की मृत्यु के समय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में कोई शेष रहता है तो उस शेष को हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए इसका एक सवाल करके देखते हैं, फिर आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसका लेखा किया जाता है। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ए बी सी एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 को ली। कब ली? 1 अप्रैल 2013 को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। पॉलिसी पर प्रतिवर्ष 5,000 प्रीमियम चुकाया जाता है। प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। देखिए प्रीमियम को जो व्यापारिक व्यय मानते हैं तो प्रीमियम की राशि को लाभ हानि खाते में चार्ज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बी की मृत्यु है वो 5 अप्रैल 2016 को हुई तथा 8 अप्रैल 2016 को पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए 1 अप्रैल 2013 को हमने पॉलिसी ली तो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 2016 तक जब तक बी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे और हर वर्ष उस राशि को प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए जर्नल आपके सामने दी गई है। सबसे पहले 2013 अप्रैल 1 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और इस राशि को साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर कर देंगे। 2014 मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 5,000 रुपये। फिर 1 अप्रैल को भुगतान कर देंगे 2014 अप्रैल 1 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये और साल के अंत में इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। 2015 मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। फिर 1 अप्रैल 2015 को हम भुगतान करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये और साल के अंत में 2016 मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर कर देंगे। फिर 2016 को 1 अप्रैल को फिर हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 1 अप्रैल को हमने प्रीमियम का भुगतान कर दिया, 5 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई। किसकी हुई मृत्यु? चलिए ऊपर देखते हैं किसकी हुई है। बी की मृत्यु हुई है। तो 5 अप्रैल को बी की मृत्यु होगी तो 5 अप्रैल को हमें बीमा कंपनी से जो राशि है वो देय होगी। तो उसके लिए प्रविष्टि क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 60,000 रुपये। और 8 अप्रैल को हमें राशि प्राप्त हो गई तो 8 अप्रैल को हम प्रविष्टि करेंगे 2016 अप्रैल 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये हमें बीमा कंपनी से प्राप्त हो गए। अब जो ऊपर हमने नोट लगा के एक बात लिखी थी कि किसी साझेदार की मृत्यु के समय यदि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में शेष रहता है तो उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में स्थानांतरित करते हैं। तो जो 1 अप्रैल को 5,000 रुपये प्रीमियम चुकाया गया है उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2016 अप्रैल 8 को एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, अब 60,000 रुपये हमें प्राप्त हुए जिसमें से 5,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के हमने एडजस्ट कर दिए तो कितने बचे? 55,000 रुपये। तो 55,000 रुपये को हम सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो 2017 मार्च 31 को जो प्रविष्टि दिखा रखी है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल टू सीज कैपिटल,
तो 55,000 रुपये को हम ए बी सी में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। उनका लाभ विभाजन अनुपात है 3:2:1। तो 55,000 रुपये को जब 3:2:1 में ए बी सी में बांटते हैं तो ए का आता है 27,500, बी का आता है 18,333 और सी का आता है 9,167 रुपये। अब देखिए नीचे नोट में क्या लिखा है कि साझेदार की मृत्यु वाले वर्ष चुकाया गया प्रीमियम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में ले जाया गया। कि जो 1 अप्रैल को 5,000 रुपये का बीमा प्रीमियम चुकाया गया था, उस राशि को हम संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम खाते में ले गए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में ले गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो उसका सवाल हमने किया है आज की क्लास में, तो आपके समझ में आया होगा। और आपको संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी या अन्य किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।